नमस्कार। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आज बात करेंगे हम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों की, क्योंकि खास करके जम्मू से जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। पिछले 3 सालों के अगर हम आंकड़े को देखें, द हिंदू अखबार ने इसे पब्लिश किया है। इसमें 119 सुरक्षाकर्मी हैं जो मारे गए हैं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, और इनमें से 40% सुरक्षा कर्मियों की जान यानी कि 51 सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हुई है अकेले जम्मू डिवीजन में। ये वो डिवीजन है, याद रखें, जिसे पिछले लगभग 1 दशक से ज्यादा वक्त से हम क्वाइट एरिया मान रहे थे। और घाटी, कश्मीर घाटी एपिसेंटर रहा है टेररिज्म का मिड 90s से। वहां पर कहीं ज्यादा आतंकी वारदातें हो रही थी। लेकिन अगर हम इस साल के भी आंकड़ों को देखें तो जहां जम्मू में अभी तक कम से कम 12 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई है 6 अटैक्स में, कश्मीर में दरअसल 5 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए और जिसमें 2 सुरक्षा कर्मियों की जान गई। तो इस राइजिंग ट्रेंड के पीछे वजह क्या है, समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं यहाँ पर, जिनसे हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर संदीप थापर, आप लंबे वक्त तक इंडियन आर्मी में रहे और खास करके इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर लद्दाख की, एलओसी की बात करें, यहाँ पर आपने बहुत सारा वक्त गुजारा। डेल्टा फोर्स को, हम इस जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहां आपने कमांड किया है। सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं, इस एरिया को समझना चाहूं, हम जिन एरियाज की बात कर रहे हैं, हम रियास, उधमपुर, डोडा, ये कितना अलग है कश्मीर के इन एरियाज से? और इस तरह के आप जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसके लिए काफी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। अभी वैली में क्या था कि अगर आप पीर पंजाल के नॉर्थ में जाएं, या जिसको हम वैली बोलते हैं, उसमें क्या है, एक बीच में वैली है और तीनों तरफ से, चारों तरफ से पहाड़ हैं। और सारी तकरीबन 80-85% पॉपुलेशन वैली के अंदर रहती है और पहाड़ों पे बहुत कम। तो जब पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होता था तो वो पहाड़ों पे आके बैठ जाते थे तीनों साइड पे, वैली में नीचे उतर के कार्रवाई करके अपना टेररिस्ट एक्ट करके वापस पहाड़ों पे चले जाते, जहां पर डोक्स होती थी, कुछ शय मिलती थी उनको गुजर बकरवाल या कुछ लोगों से। तो अब क्या हुआ है, कुछ गुजरे टाइम से ऐसा हुआ है कि वैली में उनकी सपोर्ट बहुत कम हो गई है, क्योंकि सरकार ने कुछ मुहिम चलाई है जो लोगों को पसंद आई है, और लोकल सपोर्ट भी करना मुश्किल हो गया है 370 के जाने के बाद। तो इसीलिए वहां कार्रवाई बहुत कम हो गई है, पिछले 2-3 सालों में टेररिस्ट की एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि पीर पंजाल के साउथ जो जम्मू डिवीजन इलाका है, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, रजौरी, पुंछ, इस इलाके को रीएक्टिवेट किया जाए। ये तकरीबन 14-15 साल, 14 साल से तो मुझे याद है कि ये बिल्कुल डोरमेंट पड़ा है, यहाँ कोई हरकत कम। जितने टेररिस्ट, एक टाइम में ये डोडा किश्तवाड़ का इलाका बहुत एक्टिव होता था, लेकिन इसको सारे जो टेररिस्ट है उनको सबको नस्तो नाबूद कर दिया फौज ने, तो कुछ बचा नहीं। अब पाकिस्तान चाहता है कि जो साउथ में इलाके को करे, क्योंकि ये जो टेरेन है यहाँ की, ये थोड़ी सी अलग है वैली से। अगर हम टेरेन समझे तो एलओसी के बाद जो हाइट्स हैं वो 6000 से 7000 फुट तक की हाइट्स हैं। उसके बाद जिसे मुगल रूट बोलते हैं, जो रोड रजौरी, रियासी, रजौरी, पुंछ को जाता है, वो है। तो जब टेररिस्ट आते हैं तो ये पहली पड़ाव को पार करके रोड के ऊपर एक्टिविटी करते हैं। एम्बुश जो हुई है पिछले 5-6 महीने में, आपने देखा होगा कि रियासी और नीचे ऊपर भी रजौरी के रास्ते में एम्बुश हुई है। उसके बाद ओल्ड मुगल रूट और नेशनल हाईवे, जो कि जम्मू उधमपुर श्रीनगर का रास्ता है, रामबन श्रीनगर का रास्ता है, उसमें तकरीबन वर्चुअल डिस्टेंस है वो करीब 30 से 60 किलोमीटर का है जगह जगह पे। ये जो इलाका है ये 10,000 फुट तक हाइट पे है, जंगल है, बर्फीला है। यहाँ पर गुज्जर बकरवाल के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत इलाका मिल जाता है टेररिस्ट को छुपने का, रेस्ट करने का, ऑपरेट करने का। और यहां से उतर के वो नेशनल हाईवे पे कॉन्वॉयज या को टारगेट कर सकते हैं। जैसे अब खतरा है हमारी अमरनाथ यात्रा जो जा रही है, उसमें उस पे एक्टिविटी करने का। नेशनल हाईवे के पीछे जो इलाका है वो है
डोडा, डोडा डिस्ट्रिक्ट का है, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा। ये यहाँ पर ये तीन चार मेजर टाउन्स हैं, सिटीज हैं। अ, उसके अलावा 13-14 हजार फुट तक पहाड़ है, बर्फीले पहाड़ है, जंगल है, जहां कोई पॉपुलेशन नहीं। और ये इलाका, इसको चनाब वैली भी बोलते हैं। चनाब इसके थ्रू बहता है। ये अब एक बड़ा टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली इलाका है कि ऊपर अनंतनाग है, वहां से भी फ्लो करके आ सकते हैं। ईस्ट में हिमाचल है, तो अगर टेररिस्ट यहाँ हिमाचल में भी कार्रवाई कर सकते हैं। साउथ में अगर जाए तो बिलावर, बनी, मछेड़ी, जहां पीछे एम्बुश हुआ था, और नीचे कथुआ, तो ये यहाँ पर भी जम्मू डिवीजन के नेशनल हाईवे पे भी एक्ट कर सकते हैं। और अगर चाहे तो शायद पंजाब के भी बॉर्डर पे, क्योंकि ये पठानकोट के बॉर्डर पे भी पड़ता है, तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक इलाका है जहां पर टेररिस्ट, तो इसलिए पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि इसको एक्टिवेट करें। इसको भी क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं 3-4 महीने के बाद, तो उनको है कि इसमें भी हम करें और हिंदुस्तान की फोर्सेस को कमिट कराएं, सर, इस इलाके को खाली क्यों रखें। लेकिन तो जो ये दिस जो इज द थॉट, ये हम्म, थॉट है उनके पीछे। जो सुरक्षा जानकारों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और लगातार ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान की चेंज स्ट्रैटेजी है और इस टेरेन को आपने बखूबी समझाया हमारे दर्शकों को, लेकिन दूसरी ओर क्या हमारी खुद की काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस जो स्किल सेट्स हैं या जो स्पेशलिटीज हैं, क्या उसमें एक कंप्लेसेंसी आई है? क्या उसमें कोई खामियां नजर आ रही हैं? तो आपने बहुत मुद्दे की बात उठाई है। ऐसा ही हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा कॉम्प्लिसेंसी आई है। हुआ क्या कि 13-14 साल से इधर कोई टेररिज्म नहीं था, मिलिटेंसी नहीं थी। तो जब चाइना के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम लद्दाख में पड़ी, तो प्लानर्स ने सोचा कि ये यहाँ काफी फोर्सेस हैं, अभी इनकी हमें जरूरत नहीं है, इलाका शांत है, तो कुछ यहां से उठा के हम लद्दाख में भेज देते हैं। तो कुछ राष्ट्रीय एलिमेंट्स राइफल्स को को हमने ज्यादातर शायद सेंड हमने कुछ एलिमेंट्स को यहां से उठा के लद्दाख में भेज दिया। पहले 1-2 साल तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जब आप देखिए, आरआर जैसे डेल्टा फोर्स में था, आरआर वहां से पिछले 25 साल से है, तो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया है, आप जानते हैं, आप इलाके को बखूबी पहचानते हैं, कहाँ टेररिस्ट छुप सकता है, कहाँ नहीं। जब आप एक यूनिट को या फॉर्मेशन को वहां से निकाल देते हैं, तो एक वैक्यूम हो जाता है, उसको भरने में थोड़ा टाइम लगता है, गैप्स बढ़ जाते हैं। तो यही गैप्स पहले साल दो में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद अच्छा टैक्टिकल इंटेलिजेंस कम हो जाती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस कम हो जाती है, आपकी टेक्निकल इंटेलिजेंस जो होती है इंस्ट्रूमेंट के साथ आपका, वो कम हो जाती है, क्योंकि आप फेमिलियर नहीं है ग्राउंड से। अभी फोर्सेस आएंगी तो उनको टाइम लगेगा फेमिलियर होना, तो तब ऑपरेट करेंगे। तो इस वजह से आपने निकाले, और आपने सोचा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने, दुश्मन ने उसका फायदा उठाया। तो ये, लेकिन ये एक टेम्पररी एडवांटेज है उनको। ये मैं समझता हूं कि आर्मी ने ऑलरेडी भेज दी होंगी फोर्सेस, जो हमें पता नहीं, लेकिन या भेज रहे होंगे, और ये कुछ ही समय की बात है, 2-3 महीने की बात है, उसके बाद सब हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप 10 साल से आपकी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, आपका तो आपकी ड्रिल्स भी, जायज है, आपकी ड्रिल्स भी थोड़ी सी कहीं ढीली पड़ जाती हैं। आप कॉम्प्लेसेंसी, जैसे आपने बोला कि जहां हुक्म होते हैं कि 4 गाड़ियां कॉन्वॉय जाएगा कम से कम, वहां 2 गाड़ियां जा रही हैं। आपने देखा रजौरी पे कि सिंगल गाड़ी भी जा रही है, और उसी का फायदा उठाया उन्होंने, कि सिंगल गाड़ी को उन्होंने एम्बुश किया। तो ये इसी वजह से हुआ है कि पिछले 10-12 साल से ये इलाका शांत था। तो कॉम्प्लेसेंसी, यू राइट, कॉम्प्लेसेंसी आई है लोगों में, वो सबक एक मिला है, लेकिन इसका जवाब भी देना आता है, और इंडियन आर्मी को काफी एक्सपीरियंस है कि हाइज और लोज का, कि अगर कोई लो हो जाता है तो वो बाउंस बैक करती है। और मुझे उम्मीद है ये जो थोड़े बहुत टेररिस्ट हैं, 20-25, ये खत्म हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर, ये आपने आंकड़ा दिया 20-25 टेररिस्ट्स हैं ये, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये इन्फिल्ट्रेशंस इंटरनेशनल बाउंड्री से, आईबी से हुई हैं। और इसमें जो एक और चिंताजनक बात है कि काफी सारे केसेस में क्रूरता, बार्बरिज्म देखने को मिल रही है।
और सिर्फ मतलब हमारे जवान से लेकर कुछ सीनियर रैंकिंग अफसर तक की जान गई हैं। तो इनकी जिस किस तरह के इनके पास में आर्म्स है, हथियार हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसी मानी जा रही है? क्या इनकी आइडेंटिटी को लेकर इस वक्त कुछ कंफर्म रूप से कुछ कहा जा सकता है कि क्या ये पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स रहे होंगे, क्या ये टेरर फोर्सेस के लोग हैं, कौन है ये? देखिए, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, मरते नहीं हैं, तब तक आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको उनके मोडस ऑपरेंडी से बता सकता हूँ, जिस हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। जो आपने बताया, क्रूरता के साथ गर्दन काटना, डिकैपिटेट, और और जो हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो टैक्टिक्स का जो हम देख रहे हैं, जो कैसे वो एम्बुश कर रहे हैं, ये पूरा इसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी का इम्प्रिंट है। ये ट्रेंड है। हो सकता है पुराने इनके लीडर जो गाइड करने वाले हों, वो सब पाकिस्तान फौज के पुराने सिपाही हों, देश के जवान हों, और कुछ एलिमेंट जरूर है पाकिस्तान आर्मी का। ट्रेनिंग तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी, वेपन्स भी वही देते हैं ज्यादातर। और इसके ऊपर पूरा मेरे हिसाब से पाकिस्तान आर्मी मुलविस है इसमें, सारे में। फॉर ऑल यू नो, कुछ पाकिस्तान के पुराने सिपाही भी हो सकते हैं इसमें। अब ये तो पकड़े जाने पे या मारे जाने पे पता चलेगा। सर, ये वो क्षेत्र है जहां पहले हम खबरें देखते थे कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रग्स नारकोटिक्स भेजने की कोशिशों के लिए, और उसमें काफी सारे इस तरह के अटेम्प्ट्स जो हैं न्यूट्रलाइज किए गए थे। अब कुछ खबरों में, जैसे द प्रिंट में मैं खबर पढ़ रही हूँ, उसमें कहा जा रहा है कि शायद ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है कुछ आपके हथियार भी एक्सपोर्ट करने के लिए, जो लोग यहाँ मौजूद है। ये कैसे मुमकिन हो पाता है कि आप ड्रोन्स के जरिए आप हथियार ड्रॉप करें इन क्षेत्रों में? देखिए, वो जहां तक मैंने सुना है, ड्रोन्स का जो होता है ये आईबी के नीचे होता है, पंजाब की तरफ, जम्मू पंजाब, जहां प्लेन्स हैं। पहाड़ों में ड्रोन्स इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आप एक्यूरेटली आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो खाई में चला जाएगा, नाले में गिर जाएगा। तो प्लेन्स में क्या होता है कि आपने जगह बताई है, इस जगह पे ड्रोन आएगा, ड्रॉप करेगा और वापस चला जाएगा इमीडिएटली। पहले से आप वेट कर रहे हैं उसको। तो उस इलाके में है, अभी भी है, ड्रग्स का भी है, हथियारों का भी सप्लाई होता है। और लेकिन इस इलाके में मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। आखिरी दो सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि एक, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब काफी वक्त से जो है सेंटर रूल में है और वहाँ गवर्नर साहब हैं। क्या इसका कोई असर पड़ता है इन टर्म्स ऑफ द आर्मी डिसीजंस जो ऑन ग्राउंड ली जा रही हैं? क्योंकि अगर जवाबदेही की बात करें, अकाउंटेबिलिटी इसमें किस तरीके से फिक्स की जा सकती है इन तमाम किलिंग्स के लिए, डेथ्स के लिए? देखिए, एज फार एज गवर्नमेंट का कंसर्न है, मैंने बहुत सारी सरकारें देखी हैं। गवर्नर्स रूल देखा है, बीजेपी देखा है, कांग्रेस का देखा है, नेशनल फ्रंट। कोई आपको तंग नहीं करता, आपके ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं करता। तो आर्मी को पूरी फ्रीडम है, जैसे ऑपरेशन करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि एम सबका वही है। तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस होती है ऑपरेशन में। ये डायरेक्टिव जरूर होते हैं कि इसमें स्लो जाए या तेज हो। वो आप आर्मी के ऊपर है, डिपेंड करता है। कहीं जैसे नेशनल फ्रंट के लीडरशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। वो चाहते थे, बहुत साल पहले मेरे को याद है, वो चाहते थे कि आर्म फोर्स स्पेशल पार्ट एक्ट हटा दिया जाए काफी जगह से। आर्मी ने कहा नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मानी आर्मी की बात। तो तकरीबन ऑपरेशन की जब बात होती है तो सरकारें आर्मी की बात मानती है और इंटरफेयर नहीं करती। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें रोल है सिक्योरिटी फोर्सेस को डायरेक्शन देने का। उनके लिए मैंडेट बड़ा क्लियर है। सर, अभी जो नेशनल सिक्योरिटी पर जो मीटिंग्स हुई हैं दिल्ली में, और उसमें ये भी कहा गया कि कुछ डिविजन्स शायद वापस से अब मूव की जाएंगी इन सेक्टर में, फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी। तो ये जो कदम हैं, ये आपको इस वक्त पर्याप्त लग रहे हैं? और आपको कितना लग रहा है कि ये और इस तरह के जो अटैक्स हैं अभी आने वाले दिनों में और कितने बढ़ सकते हैं? देखिए, ये नेचुरल रिएक्शन था गवर्नमेंट का। मैं आज पढ़ रहा था, सुन रहा था कि चीफ भी जा रहे हैं आर्मी के वहाँ, कंसल्टेशन कर रहे हैं, देखने हालात की रिव्यू कर रहे हैं सिचुएशन की क्या हालात है। तो ये तो बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने भी आर्मी को बोला होगा कि आपको क्या चाहिए, मदद चाहिए, बोलो, हम कर रहे हैं। और आर्मी अपने स्टेप ले रही है।
मैं समझता हूं द पेस ऑफ ऑपरेशन जो अभी बढ़ जाएगा, अगर जरूरत है तो आर्मी के पास फोर्सेस काफी जगह पे हैं, तो वो मूव करके इस इलाके में डाल सकती हैं ऑपरेट करने का, और ट्रूप सारे ट्रेंड हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिन में या महीने में पेस ऑफ ऑपरेशंस पिकअप होंगे, और सर्दियों से पहले ही ये टेररिस्ट जो है इनका इनका खात्मा किया जाएगा। सर, एक जो कैच 22 वाली सिचुएशन है इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की बात की जा रही है, कोर्ट से भी इस बाबत डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। अगर अटैक्स होते रहें, क्या इलेक्शंस होने चाहिए उससे, क्योंकि डेमोक्रेसी को लेकर लार्जर मैसेज जाता है, इलेक्शंस पर इसका असर पड़ना चाहिए? नहीं, इलेक्शन एक जमाना था कि वैली में बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे थे, रोज के 8-10 लोग दोनों साइड पे मरते थे, तब भी इलेक्शन होते थे। तो इलेक्शन तो अब भी होंगे। इनफैक्ट तब तो टेररिस्ट प्रेशर डालते थे पॉपुलेशन के ऊपर, आप वोट कीजिए मत कीजिए, आप इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। अब तो वो माहौल है ही नहीं, आप हैंडफुल है। तो ये इनको इनको इनका मेरे हिसाब से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ये स्टेट इलेक्शंस पे। और ये सेपरेट इशू है। ये वो जमाने और थे जब 700-800 टेररिस्ट होते थे, उनको इम्पैक्ट कर सकते थे, लोगों को डरा सकते थे। अब तो लोग भी नहीं डरते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर संदीप थापर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, हमारे साथ बात करने के लिए और थैंक यू। तमाम मुद्दों को समझाने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। आदाब।